हेलो एवरीवन। फिर आता है सेक्शन 41। सेक्शन 41 जो है ये भी इनकम का सेक्शन है। बिजनेस हेड में दो सेक्शन है जो इनकम को डिफाइन करते हैं। सेक्शन 28 जो स्टार्टिंग में देखा अपन ने, और दूसरा है सेक्शन 41। तो ये 41 जो है ये आप कह सकते हो डीमिंग फिक्शन ऑफ इनकम है। इससे वहां लिखा है देखो, डीम्ड प्रॉफिट्स, यानी ये एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है, मगर इसको हमने डीम किया है कि प्रॉफिट है और उसको टैक्स कर रहे हैं अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसका लॉजिक समझ लो आप, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। इसका जो लॉजिक है ना डीम प्रॉफिट का, वो है रिकवरीज। रिकवरीज ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस और अदर डिडक्शंस। जो बिजनेस हेड में अपन ने डिडक्शंस क्लेम किए हैं, या कोई एक्सपेंसेस या कोई लॉसेस जिसका डिडक्शन क्लेम किया है या अलाउंस क्लेम किया है, और वो अगर रिकवर हो जाए, एक्सपेंस रिकवर हो जाए, तो एक्सपेंस का डिडक्शन लिया तो जो रिकवरी है उसको इनकम में ऐड करना पड़ेगा ना, ताकि वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दे। अब हो सकता है एक एक्सपेंस 2-4 साल पहले भी क्लेम किया हो और रिकवरी 2-4 साल बाद भी हो, तो ठीक है, 4 साल पहले का बिजनेस इनकम हमने कम कर दिया था, वो रिकवर हो गया इस साल, तो इस साल का बिजनेस इनकम को बढ़ा दो। सिंपल। तो लॉजिक है रिकवरीज। ओके, so as the expense was allowed as a deduction, or the allowance was given as a deduction, or a loss is allowed as a deduction under the head business, when it is recovered later on, it will be treated as business income. तो एक लॉजिक इसमें आता है कि कितना, टू हाउ मच एक्सटेंट विल इट बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, तो वो अपन देखते हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स है, उसमें अलग अलग लॉजिक है, एक एक करके आपको मैं समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है, इसके 2-3 पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मालूम है आपको, अंडर डिफरेंट डिस्कशंस दैट वी हैव हैड इन द पास्ट लेक्चर्स। जैसे देखो, पहले जो जो पढ़ चुके हैं वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज याद आए कुछ? एसएलएम एसेट देखा था अपन ने, एसएलएम में देखा था ना कि व्हेन एसएलएम डिप्रिसिएशन इज क्लेम्ड, और बाद में अपन एसेट को बेचते हैं डब्ल्यूडीवी से ज़्यादा में, तो वो जो एक्सेस है टू द एक्सटेंट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउड विल बी ट्रीटेड एज बैलेंसिंग चार्ज। तो वो है ये 41(2) बैलेंसिंग चार्ज। टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड। फिर एक आता है सरप्लस ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, इसको भी डिस्कस किए थे अपन ने। साइंटिफिक रिसर्च एसेट आप बेचते हो और उसमें अगर कोई प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिट को भी अपन लेंगे बिजनेस इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन अलाउड। जितना डिडक्शन पहले लिया हुआ है उतना अगर रिकवर हो जाए तो उसको अपन इनकम मानेंगे, और टैक्सेबल करेंगे इन द ईयर इन विच द एसेट इज सोल्ड। साइंटिफिक रिसर्च एसेट को बेच करके प्रॉफिट आना, ये पूरा कैलकुलेशन अपन ने पढ़े थे, है ना, याद आता होगा आपको। वेरी गुड। फिर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स भी देखा था। सेक्शन 36 में बैड डेट्स का डिडक्शन है, और वहीं पे मैंने आपको समझाया था कि अगर ये बाद में रिकवर हो जाए तो जो रिकवरी है उसको अपन बिजनेस इनकम मानेंगे। यानी बैड डेट्स अलाउ कर दिया डिडक्शन राइट ऑफ करके, और बाद में वही जो अपना डेटर था वो किसी दिन अपने को मिला और उसकी गर्दन दबाई और पैसे वसूल किए, तो वो वसूली फिर इनकम में ऐड करनी पड़ेगी, तो वो है, तो उसको भी अपन टैक्स करेंगे इन द ईयर ऑफ रिकवरी। एन अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व। स्पेशल रिजर्व जो अपन ने 36(1)(8) में पढ़ा कि स्पेशल रिजर्व जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकती है, और वो स्पेशल रिजर्व हर साल अपन ट्रांसफर करेंगे अमाउंट स्पेशल रिजर्व में और डिडक्शन लेंगे। किसी साल अगर वो अमाउंट वहां से विड्रॉ कर लिया पीएनएल अकाउंट में, रिजर्व को कैंसिल करके रिजर्व को वापस लेके आ गए प्रॉफिट में, तो तब उसको इनकम मानी जाएगी। It will be considered as income of the previous year in which the amount is withdrawn. तो ये चार अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, 2, 3, 4 एंड 4A। तो अब पढ़ते हैं 1, जो फर्स्ट वन है उसको देखते हैं, और फिर जो 5th सबसेक्शन है उसको भी देखते हैं। तो 1 में क्या लिखा है देखो, 1 इज अ नॉर्मल, वो ये इसका रिलेशन सेक्शन 37 वगैरह से है कि सेक्शन 37 में अपन रेगुलर एक्सपेंसेस के जो डिडक्शन लेते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस वगैरह, वो अगर बाद में रिकवर हो जाए तो उसको भी अपन इनकम में ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो है ये रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन ऑफ एनी लॉस, एक्सपेंडिचर
और अ ट्रेडिंग लायबिलिटी, ठीक है। तो लॉस है या एक्सपेंडिचर है या लाइबिलिटी कोई क्रिएट हुई, उसका डिडक्शन लिया, और अगर बाद में रिकवरी हो गई तो उसको इनकम में ऐड करेंगे। और रेमिशन और ससेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटीज, यानी कोई लाइबिलिटी हमने खड़ी किए थे बुक्स में, किसी को पेएबल था, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, है ना, और सामने वाले ने अपने को रेमिशन दे दिया, रेमिशन यानी वेव ऑफ, उसने हमारा डेट वेव ऑफ कर दिया, तो जो हमारा पेएबल था अब वो पेएबल रहा ही नहीं, तो एक तरीके की इनकम हो गई ना। जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था 30 लाख रुपए का, और एंट्री मार दी थी मैंने रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट यानी एक्सपेंस बुक कर दिया टू पेएबल अकाउंट, लेकिन बाद में वो रॉ मटेरियल में कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स निकले, तो हमने कंप्लेन किया सप्लायर को, सप्लायर ने कहा अच्छा चलो ठीक है 10 लाख का वेवर देता हूँ, तो मैंने तो पहले ही एक्सपेंस में 30 लाख बुक कर दिया ना, अब उसका 10 लाख पेएबल ही नहीं है, तो उसको इनकम में ऐड करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रेमिशन। और ससेशन, ससेशन यानी सीज हो जाना, रेमिशन यानी माफ करना, सामने वाले ने माफ कर दिया, ससेशन यानी कि ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ वो सीज हो गया। जैसे मैंने केस डाला सप्लायर के ऊपर और मैं केस जीत गया, केस जीत गया तो कोर्ट ने मेरी लाइबिलिटी को माफ करवा दिया, तो उसको कहेंगे ससेशन ऑफ लाइबिलिटीज। सो इट कैन बी रेमिशन, इट कैन बी ससेशन, जो भी हुआ हमारा जो पेएबल था वो बच गया ना, तो जैसे वो बच गया तो उसको अपन इनकम में ऐड करेंगे। इंक्लूडिंग रेमिशन और ससेशन ऑफ लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ यूनिलैटरल एक्ट ऑफ द असेसी। अब ये क्या हुआ कि केस आया था बीच में, तो उसकी वजह से फिर अमेंडमेंट आया, उसमें ऐसा हुआ था कि अगर मैंने, मेरी बुक में एक लाइबिलिटी है 20 लाख रुपए का पेएबल है, सामने वाले क्रेडिटर ने माफ नहीं किया है, मेरे क्रेडिटर ने बिल्कुल माफ नहीं किया है, लेकिन मैंने ही उठा के उसको बुक में राइट ऑफ कर दिया कि मेरे को नहीं देना पैसा, राइट बैक। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है कि इनकम है, मैं बोलता हूं भैया रेमिशन कहाँ है, रेमिशन यानी सामने वाले ने माफ करना, तो उसने तो माफ किया नहीं। ससेशन यानी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सीज हो जाना, तो यहां तो ऐसा भी नहीं हुआ, मेरी लाइबिलिटी तो है, सीज कहाँ हुई है, एज पर द लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द लाइबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट्स, ये तो मेरी इच्छा नहीं है देने की, इसलिए मैंने राइट ऑफ कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि यस, ना तो ये रेमिशन है ना ये ससेशन है, तो इसको टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड करके उसमें लिख दिया कि नहीं, रेमिशन और ससेशन विल इंक्लूड यूनिलैटरल एक्ट ऑफ द असेसी, तो मैं अपनी मर्जी से उसको राइट ऑफ कर दूं लाइबिलिटी को, तो भी उसको इनकम माना जाएगा। आए समझ में? तो चाहे सामने वाले ने माफ किया हो या ना किया हो, अगर मैं राइट ऑफ कर रहा हूं मेरी लाइबिलिटी, तो उसको इनकम मानेंगे। और दूसरा पॉइंट एक लिखा है, चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर इन बिजनेस ऑल्सो, यानी कि मान लो कि मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट की बुक में पेएबल करके, बिजनेस चल रहा है, पेएबल बहुत सारे रहते हैं हमारे क्रेडिटर्स, तो जो असेसी है जो बिजनेस कर रहा है बेचारा मर गया, ऊपर चले गया, अब ये बिजनेस उसका बेटा संभाल रहा है, बेटे को अगर वेवर मिल गया, कुछ क्रेडिटर्स आए बहुत रो रहे थे, अरे यार बहुत अच्छे इंसान थे चले गए क्या, तो बेटे ने कहा कि साहब आप देखो रो रहे, थोड़ी तरस खाओ, मेरे को माफ कर दो लाइबिलिटी, तो वो भी थोड़े इमोशनल हो गए और लाइबिलिटी को वेव ऑफ कर दिया। तो बेटे को वेवर मिल गया ना, अब बेटे को वेवर मिल गया तो क्या बेटे के हाथ में टैक्स करेंगे, डिडक्शन बाप ने लिया है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है बेटा, बेटे को वेवर मिल गया तो उसके हाथ में टैक्स करेंगे क्या, तो आंसर है यस। 41(1) में खास लिखा है कि अगर वेवर मिलता है बेटे को यानी सक्सेसर को, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिडक्शन किसने लिया, बाप ने, रेमिशन ससेशन या रिकवरी किसको हुई, बेटे को, सक्सेसर इन बिजनेस, जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है उसको सक्सेसर इन बिजनेस कहते हैं, तो ये सक्सेसर के हाथ में भी उसको टैक्सेबल किया जाएगा। ओके, तो 2 पॉइंट एडिशनल इसमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल किस साल में करेंगे, प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट इज रिकवर्ड, अगर पैसा दे दिया था तो वापस आएगा, या फिर लाइबिलिटी इज रेमिटेड और रिटर्न बैक एज इनकम अपॉन ससेशन,
ससेशन हो गई और हमने राइट बैक कर दिया, या सामने वाले ने रेमिट कर दिया लाइबिलिटी, तो उस साल में उसको इनकम मानेंगे। सिंपल। तो ऐसे ये 5 केसेस है जहां रिकवरीज को हम टैक्स करते हैं। पहला नॉर्मल एक्सपेंसेस लाइबिलिटी वगैरह, नंबर 2 जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी, नंबर 2 बैलेंसिंग चार्ज, नंबर 3 सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, नंबर 4 रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, एंड नंबर 4A, यानी कि सीरियल वाइज देखो तो 5, सबसेक्शन वाइज देखो तो 4A, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व्स, यानी टोटल 5 हो गए। फिर उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सबसेक्शन 5 में, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड against the income taxable under subsection 1, 3, 4 and 4A in any subsequent year। अब देखो ये क्या है, पहले समझो अच्छे से। ये ऐसा है कि मेरा बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, एक्सपेंसेस वगैरह सब मैं क्लेम करता था, सब है। फिर एक दिन मैंने बिजनेस को बंद कर दिया, ऐसे ही बहुत पैसे कमा लिए, मैंने सोचा चलो बिजनेस को बंद कर दिया जाए, तो मैंने फारूका क्लासेस को ताले लगा दिए, बंद कर दिया। अब ताले लगा दिए, बंद तो कर दिया, फिर मैंने सोचा कि करना क्या, तो चलो ऑल इंडिया चक्कर मारते हैं, घूमने निकलते हैं, करेंगे क्या घर में बैठ के, घूमने निकला। अब घूमने निकला ही हूं तो मैंने लंबी एक लिस्ट निकाली है ऑफ ऑल माय पास्ट स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पेड देयर फीस, जिसको मैंने बैड डेट्स करके राइट ऑफ कर दिया था बिफोर माय डिसकंटिन्यूएंस। तो डिसकंटिन्यू होने के पहले सब बैड डेट्स राइट ऑफ किए, कुछ करोड़ में है फीस रिकवरेबल, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। लेकिन पूरा लिस्ट निकाल के फिर मैं घूमने निकला ऑल इंडिया, एक एक सिटी जा करके, तो घूमना भी हो जाता और रिकवरी भी हो जाती है ना, तो अच्छा काम मैंने निकाला है। अब ये सारे रिकवरीज जो हो रहे हैं, देखो ये कब हो रहे हैं, डिसकंटिन्यूएशन के बाद। तो बिजनेस डिसकंटिन्यू के पहले हमने डिडक्शन ले लिया था, और बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के बाद अगर रिकवरी होगी तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है जो मैं आपसे पूछूंगा, समझ में आ रहा है ना, बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के पहले बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद रिकवरी हुई, डेटर्स को पकड़ पकड़ के हमने वसूली की, तो ये वसूली क्या बिजनेस हेड में टैक्स होगी या अदर सोर्सेज में होगी? सबसे पहले तो आंसर ये दो मेरे को आप, कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, बिजनेस हेड में या अदर सोर्सेज? तो याद रखो ये जो पूरा सेक्शन है 41, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि दीज रिकवरी शुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि ये पूरा सेक्शन जो है 41, इसमें 5 पॉइंट्स देखे अपन ने, ये सारे रिकवरीज अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के बाद भी होंगे तो उसको अपन बिजनेस हेड में ही टैक्स करेंगे। याद रखो, दीज आर टैक्सेबल, Section 41 incomes are taxable under the head business and profession only even if they are recovered after discontinuation of business। तो आज से 20 साल 25 साल बाद जब भी रिकवरी होंगी वो बिजनेस हेड के अंदर ही टैक्सेबल होंगी। ओके, ये पॉइंट पहले क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो ऑल रिकवरीज आर टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस, वेरी गुड। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। तो हुआ ये था कि जिस साल में मैंने क्लासेस को बंद किया था, यानी मेरा बिजनेस शटडाउन किया था, उस साल में हो गया था मुझे लॉस। इसी वजह से तो बंद किया ना, स्टूडेंट आ नहीं रहे थे और खर्चे तो लगे हुए थे, तो लॉस हो गया। लॉस हो गया, फिर मैंने हाथ जोड़े सबको, एम्प्लॉयज़ को भगा दिया, बिजनेस को ताले लगा दिया, बंद कर दिया फर्दर लॉस से बचने के लिए। स्टूडेंट वही समझते हैं कि फारूक सर बहुत पैसा कमाते हैं, कहाँ कमाते हैं, लॉस में चलते हैं बिजनेस, इतने खर्चे लगे हैं क्या बताऊं मैं आपको। तो खैर मेरा लॉस था बिजनेस में इन द ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूअंस, और उसके अलावा मेरा कोई बिजनेस ही नहीं था, तो ये लॉस बेचारा पड़ा रहा, कहीं से सेट ऑफ हुआ नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर इनकम, सो दैट लॉस हैज नॉट बीन सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम एंड इट इज लाइंग बैलेंस। तो वो लॉस बैलेंस में है, और अब बाद में डिसकंटिन्यूअंस के बाद में मेरे को रिकवरीज हो रही है, तो रिकवरीज बिजनेस इनकम में आ रही है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये लॉस जो है वो ये इनकम से सेट ऑफ हो सकता है क्या? तो आंसर दिया है यस। तो वो यहां दिया है कि इफ यू हैड सफर्ड लॉस इन द ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, ठीक है,
तो ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस जो था उसमें आपको लॉस हुआ था 9 लाख रुपए का मान लो, और बाद में आपको रिकवरीज होती है टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41(1), 3, 4 और 4A। तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ बैलेंसिंग चार्ज नहीं है, बाकी सारे क्लॉजेस हैं। तो यहाँ तुमको रिकवरी हुई लेटर ऑन, मान लो कि अच्छा इसमें भी दो, एक ही एग्जांपल में डिटेल में समझा देता हूँ। रिकवरी हुई 1 साल में, प्रीवियस ईयर जो भी होगा 4 लाख, और फिर उसके बाद कोई 1 साल में और 8 लाख। तो अपन क्या करेंगे कि ये 9 लाख का जो लॉस है वो यहाँ से सेट ऑफ होगा। तो पहले जब भी पहली रिकवरी होगी उससे सेट ऑफ हो जाएगा, और जो बचा हुआ है वो फिर आगे हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से पहले यहाँ कितना सेट ऑफ हो जाएगा, 4 लाख यहाँ सेट ऑफ हो जाएगा, और बचा हुआ 5 लाख यहाँ से सेट ऑफ हो जाएंगे। फिर यहाँ जो 3 लाख रुपए बचेंगे वो चार्जेबल होंगे एज इनकम। ठीक है, सिंपल पॉइंट। लेकिन अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक साल था 2009-10, इसमें आपको लॉस हुआ है बिजनेस में 5 लाख। फिर प्रीवियस ईयर 2010-11, इसमें आपको लॉस हुआ है 8 लाख। बिजनेस को आपने डिसकंटिन्यू कर दिया था इन प्रीवियस ईयर 10-11। कौन से साल में डिसकंटिन्यू हुआ है? 10-11 में डिसकंटिन्यू हुआ है। ओके, अब इसमें कुछ रिकवरीज हुई आपको अंडर सेक्शन 41 इन प्रीवियस ईयर 18-19। कितनी रिकवरी हुई? 16 लाख की रिकवरी हुई। तो बताओ कि कितना इनकम चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। तो देखो, बिजनेस लॉसेस है तो कितने साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं? 8 साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं बिजनेस लॉसेस। अब ये जो बिजनेस लॉस है 10-11 का, ये है ऑफ द ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। देखो, जिस साल में डिसकंटिन्यू हुआ उस साल का लॉस। तो ये जो लॉस है ये सबसे पहले यहां सेट ऑफ होगा अंडर सेक्शन 41(5). सबसे पहले ये वाला सेट ऑफ होगा। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं कि जो सबसे पुराना लॉस है वो सेट ऑफ होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। दिस इज 41(5). वो सेक्शन 72 का जो बिजनेस लॉस का सेक्शन है 72, उसके अंदर रूलिंग है कि अगर आपके पास 4-5 साल के लॉसेस है और सबको 72 में सेट ऑफ करना है तो जो सबसे पुराना है उसको पहले करो। लेकिन यहां तो सबसे पहले अपन सेट ऑफ करेंगे अंडर सेक्शन 41(5) विच हैज अ प्रेसिडेंस ओवर सेक्शन 72। कितना? 8 लाख का लॉस सेट ऑफ कर देंगे। इस 8 लाख को सेट ऑफ करने के लिए अपन नंबर ऑफ इयर्स नहीं देखेंगे। देखो, 41(5) में कहीं लिखा है क्या कि इट शुड बी सेट ऑफ विद इन 8 इयर्स? नहीं, यहां नंबर ऑफ इयर्स नहीं देखा जाता। तो अगर अपन देखें तो 10-11 का लॉस है, 10-11 के बाद 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ हो सकता है कोई भी नॉर्मल लॉस। तो 8 साल कैसे गिनेंगे? 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19। वैसे तो 18-19 8वां साल है, तो वैसे तो आप कर सकते थे, लेकिन मान लो ये रिकवरी 25-30, 25-26 में भी होती तो भी आप ये वाला लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। इसमें 8 साल का कोई लिमिटेशन नहीं है। नो लिमिट ऑफ 8 इयर्स। यार देखो, 41(5) में कोई लिमिट नहीं है, तो आप कभी भी उसको सेट ऑफ कर सकते हो, 20-25 साल बाद भी कर सकते हो। अब बच गया 8 लाख। अब बताओ कि ये जो 5 लाख का लॉस है ये अपन 41(5) में सेट ऑफ कर सकते हैं क्या इससे? नहीं, क्योंकि 41(5) में कौन से साल का लॉस सेट ऑफ होता है? सिर्फ
जिस साल में डिसकंटिन्यूएंस है उस साल का. 41(5) applies only to 1 year, and that is the year of discontinuance. So if the loss is of earlier years, can they be set off against this income? Under 41(5) no. तो अंडर 72 जो नॉर्मल सेक्शन है बिजनेस लॉस का, यस. तो ये जो बाकी लॉस है, बाकी सालों के अगर लॉस है, तो वो सेक्शन 72 में सेट ऑफ हो सकते हैं. लेकिन सेक्शन 72 में कंडीशन है विद इन 8 ईयर्स, 8 साल के अंदर सेट ऑफ हो सकता है. तो अब देखो 9-10 का लॉस है, तो 9-10 के बाद 8 साल गिनो. 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18. 8 साल 17-18 में खत्म हो गए, और ये 18-19 है, ये 9th ईयर है. तो इसलिए अब वो सेट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि 8 साल गुजर चुके हैं, वो लॉस मर चुका है. लेकिन अगर ये 8 साल के अंदर होता, यानी ये रिकवरी अगर मैं ले लूं कि ये 15-16 की रिकवरी है, तो फिर ये जो लॉस है 5 लाख वो भी सेट ऑफ हो सकता था अंडर सेक्शन 72. आ रहा है समझ में? तो अगर बहुत सालों के लॉस है, तो उसमें जो आखिरी वाले साल का जो लॉस है वो 41(5) में सेट ऑफ हो जाएगा. डिसकंटिन्यूएंस वाले साल का लॉस 41(5) हो जाएगा. उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, वो 20-25 साल बाद भी हो सकता है. लेकिन अगर उसके पहले सालों के भी लॉस है, तो वो अपन सेट ऑफ कर सकते हैं इस रिकवरी से, लेकिन वो 72 में कर सकते हैं, नॉट अंडर 41(5) बट अंडर सेक्शन 72. और 72 में लिमिट होती है 8 साल की. तो अगर 8 साल बचे हैं तो सेट ऑफ हो जाएगा. अगर 8 साल गए, लैप्स हो चुके हैं, तो फिर सेट ऑफ नहीं हो सकता. अंडरस्टूड? इंटरेस्टिंग है. वेरी गुड. तो इसको लिख लो पॉज करके और फिर वापस आओ मेरे साथ. तो इधर भी देखो 2-3 एग्जाम्पल है उसी लाइन पे दिए हुए हैं. एक एग्जाम्पल है कि मिस्टर यो हैज डिसकंटिन्यूड हिज बिजनेस ऑन 7/1/88. बाप रे, बहुत साल पुरानी बात. आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, 20-25 साल पहले की बात. बल्कि कितने, अभी तो 2018 चल रहा है ना, 18 तो इधर हो गया, 12 उधर, 30 साल पहले की बात है. ही फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. बिजनेस लॉस ऑफ द ईयर 87-88, यानी ये वाला साल, डिसकंटिन्यूएंस वाला साल, 5 लाख. And business loss brought forward from earlier years 84-85 to 86-87, ये उसके पहले वाले सालों के 8 लाख. Now, Mr. Yo recovers bad debts of 7 lakh on 31 March 19, यानी कौन से साल में? 18-19. 18-19 में रिकवरी हुई 7 लाख. What is the tax treatment for recovery of bad debts? उसमें ले लेंगे अपन income under section 41(4), 7 लाख, less set off of loss of previous year. कौन सा था? 87-88. अब 87-88 को भी देखो बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो लॉस सेट ऑफ हो सकता है क्या? यस, क्योंकि वो 41(5) में हो रहा है. ये अपन कौन से सेक्शन में कर रहे हैं? 41(5) में कर रहे हैं, द ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस. तो ये 5 लाख तो सेट ऑफ हो जाएगा, तो 2 लाख बचेगा टैक्सेबल. लेकिन जो बाकी सालों के लॉस है उसके पहले वाले, वो सेट ऑफ हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो चुका है. 8 years हैव ऑलरेडी लैप्स्ड, तो वो सेट ऑफ अब नहीं हो सकते, है ना. फिर दूसरा एग्जांपल है, सपोज इन द अबव एग्जांपल मिस्टर यो हैज रिकवर्ड बैड डेट्स ऑफ 4 lakhs ऑन 31 March 18, यानी 17-18, एंड 3 lakhs ऑन March 19, यानी 18-19. देन व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट? सिंपल. लॉस तो 5 लाख का है, तो 17-18 में
रिकवरी आएंगी 4 लाख, उससे सेट ऑफ हो जाएगा 4 लाख, तो टैक्सेबल बचेगा नील। और 18-19 में रिकवरी आएंगी 3 लाख, वो 3 लाख में से फिर बचा हुआ जो 1 लाख है वो सेट ऑफ हो जाएगा, तो 2 लाख बचेगा टैक्सेबल। सिंपल। 5 को सेट ऑफ करना है, 4 इधर हो गया, जो बचा हुआ 1 है वो इधर हो गया। 41.5 के अंदर 87-88 प्रीवियस ईयर का लॉस। और तीसरा एग्जांपल है कि बिजनेस डिसकंटिन्यूड इन 10-11, लॉस ऑफ 9-10 was 10 lakhs and brought forward loss of previous year 10-11 was 5 lakhs. Assessee has a recovery of bad debts in 18-19 of 17 lakhs. जो मैंने एग्जांपल दिया वही है मेरे भाई। What will be the taxable amount? तो 18-19 में रिकवरी है, तो रिकवरी जो है वो टैक्सेबल होंगी 41 के अंदर 17 lakhs। उसमें से सबसे पहले 41.5 में अपन सेट ऑफ कर देंगे ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस का लॉस। तो ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस कौन सा है? 10-11। तो लॉस इन ईयर 9-10 10 लाख था, ब्रॉट फॉरवर्ड, एंड प्रीवियस ईयर 10-11 5 लाख था, तो ये 5 लाख तो यहाँ सेट ऑफ हो जाएगा 10-11 का प्रीवियस ईयर, फिर बचेगा 12 लाख। अब सवाल आया कि 9-10 का करे क्या? तो 9-10 का करना है तो 8 साल गिनो, हो तो सकता है लेकिन 72 में होगा, तो 8 साल गिनो, 9-10 के बाद, 9-10 के बाद गिनो चलो, 10-11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15, 16-16, 17-17, 18, 17-18 में 8 साल खत्म, 18-19 9th ईयर है, तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। 12 लाख टैक्सेबल इनकम इन ईयर 18-19। और अगर वो इधर होता 8 लाख के अंदर तो फिर सेट ऑफ हो सकता था। तो इस तरह से है ये सेक्शन 41, वेरी सिंपल सेक्शन बट वेरी इंपॉर्टेंट। उसका 2-3 मार्क का वेटेज तो एग्जाम में रहता ही है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर, तो इसको अच्छे से याद रखना है। उसके सारे जो ट्रीटमेंट्स है प्रॉब्लम में वो अच्छे से याद रखना है। ओके, तो ट्रीटमेंट कैसे होंगे मैं आपको समझा देता हूं कि ये P&L अकाउंट अगर दिया है आपको और इसमें रिकवरी यानी क्रेडिट साइड में दिया रहेगा रिकवरीज, और उसमें 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं, नॉट अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर, यानी पहले इसका डिडक्शन हमने नहीं लिया था, या फिर अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर, यानी जिस साल में खर्चे हुए थे उस साल में या तो अलाउ किया था या नहीं किया था, लेकिन रिकवरी तो है, रिकवरी है और P&L में क्रेडिट में आ गई है और यह नेट प्रॉफिट है। तो अपने को एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? अगर ये नॉट अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर है तो फिर वो टैक्सेबल भी नहीं है, और अगर टैक्सेबल नहीं है लेकिन P&L क्रेडिट में आ गया है यानी कि प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया है, तो उसको अपन यहां से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये जो अमाउंट है इसको क्या करना है? रिड्यूस फ्रॉम नेट प्रॉफिट, ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर पहले अलाउ हुआ था डिडक्शन तो अब टैक्सेबल है और P&L में आ भी गया है, तो जो होना था सो हो गया है, तो कुछ मत करो, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन है तो फिर उसको यहां से माइनस करो। या फिर एक क्वेश्चन अगर सबसेक्शन 5 के ऊपर है तो फिर उसमें ऐसा लिखा है, ये यहाँ पे P&L अकाउंट में दिया है, जैसे ये टैक्सेबल है तो उसको अपन ने कुछ नहीं किया, लेकिन नोट में अगर नीचे दिया है, मान लो कि इधर में ये 3 लाख रुपए है और पीछे नोट्स में दिया है, नोट्स टू अकाउंट में, कि डिसकंटिन्यूएंस वाले साल में लॉस था जो किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हुआ है ऑफ 1,20,000, तो फिर ये 1,20,000 अपन माइनस करेंगे, क्योंकि ये 3 लाख इसमें ऐड हो गया है ना, तो ये 1,20,000 फिर वहां से सेट ऑफ करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। या आप ऐसा समझो कि 3 लाख में से 1,20,000 पहले सेट ऑफ होके बैलेंस ऐड होना चाहिए था, तो 1,20,000 इसलिए अपन नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं, बहुत सिंपल रहता है, बट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? वेरी गुड।